चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा किरचॉफ लॉज। तो अब देखो जिस तरह से आपने 10th क्लास में जो रजिस्टर्स है उनका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा और उनमें देखा कि किस तरह से हम वहां सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हर रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या उससे करंट किस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लेक्स होते हैं तो हर बार यह बता पाना पॉसिबल नहीं होता है कि कौन से रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन से रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। या आप ऐसे कह लीजिए कि वो डायरेक्टली सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं होते हैं। तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए या उनके थ्रू करंट की या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उनके अक्रॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किरचॉफ के जो दो लॉज हैं आज हम पढ़ेंगे उनका हम यूज करते हैं। तो आप अच्छे से इनको क्लियर कीजिए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो पहला जो लॉ है वो क्या है, देखिए उसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं और उसको करंट लॉ भी कहते हैं। केसीएल की फुल फॉर्म ये किरचॉफ्स करंट लॉ। तो अब देखो क्यों, पहले तो आप देखेंगे कि क्या है जंक्शन। जंक्शन किसको कहते हैं, देखिए कि जंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा कोई भी सर्किट के अंदर पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ये मान लीजिए कि चार रजिस्टर्स हैं, एक है मान लीजिए R1, एक है R2, एक है R3, एक है R4। ये है जंक्शन। तो यहां कितने मिल रहे हैं, चार। आप कैसे भी मान लीजिए कोई भी सिंपल सर्किट है, एक ये रजिस्टर्स है, या हो सकता है इसके अंदर और कहीं सेल लगा होगा और कुछ और एलिमेंट लगे होंगे, इधर कुछ और लगा होगा, ये कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है जहां दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं। यहाँ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, वो रजिस्टर्स हो सकता है, सेल हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, हम इसी तरह से पढ़ेंगे को कोइल हो सकती है जिसको हम इंडक्टर भी बोलेंगे। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं वो जंक्शन है। तो क्या बताता है ये जंक्शन लॉ या करंट लॉ क्यों कहते हैं अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि करंट के बारे में बताता है। तो क्या है, देखिए अकॉर्डिंग इस लॉ के, एट एनी जंक्शन अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स इज 0। क्या मतलब है, देखिए आप इसका कि कोई भी जंक्शन है, उस जंक्शन के ऊपर जितनी भी करंट्स हैं उन सब का अलजेब्राइक सम कितना है, 0। अलजेब्राइक सम का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव को और नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, सम करना है। ये समेशन का निशान है, ये करंट है। तो किस तरह से, क्या मतलब है देखिए इसका। तो ये मान लीजिए आप इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट है जो I4 है, इसके अंदर जंक्शन की तरफ जा रही है। इसमें मान लीजिए करंट यहां से निकल रही, कोई मैंने रेंडमली मान लिया, यहां से जो करंट है वो निकल रही है और यहां से करंट जंक्शन की तरफ जा रही है। यानी यहां से क्या सिचुएशन मैंने मानी, ये जंक्शन है, जंक्शन के ऊपर कितने रजिस्टर्स मिल रहे हैं, 4 रजिस्टर्स मिल रहे हैं। उन 4 रजिस्टर में से 2 रजिस्टर ऐसे ये और ये जिनके थ्रू करंट जंक्शन को अप्रोच कर रही है, जंक्शन की तरफ जा रही है, और 2 रजिस्टर्स ऐसे हैं R1 R2 जिनसे करंट क्या है, जंक्शन से दूर जा रही है। तो अलजेब्राइक सम करते टाइम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेने हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं, जंक्शन से दूर जाना और जंक्शन को अप्रोच करना। तो किसी एक को पॉजिटिव ले लीजिए और किसी दूसरे को नेगेटिव ले लीजिए। तो हम जनरली क्या करते हैं, देखिए जो करंट जंक्शन को अप्रोच कर रही होती है, जंक्शन की तरफ जा रही होती है, उसको हम जनरली क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहां देखिए कि यहां क्या है, करंट अलजेब्राइक सम करना है, यानी I4 को मैंने पॉजिटिव ले लिया, ये जंक्शन से दूर जा रही है, बस दोनों को अलग शो करना है, जंक्शन की तरफ जाने वाली को और जंक्शन से दूर जाने वाली को। इसी तरह से I2 है, ये भी जंक्शन से दूर जा रही है, और इसी तरह से I3 है, क्या है, वो जंक्शन को अप्रोच कर रही है। तो ये अलजेब्राइक सम का मतलब है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि I3 प्लस I4, तीन को इधर एक साथ लिख देता हूं, इक्वल टू I1 प्लस I2। तो आप क्या कह सकते हैं, टोटल करंट I3 और I4 क्या है, टोटल करंट्स अप्रोचिंग जंक्शन
इज इक्वल टू टोटल करंट्स लीविंग जंक्शन। तो आप इस लॉ को क्या कह सकते हैं एक तरह से कि टोटल करंट्स अप्रोचिंग जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट्स लीविंग जंक्शन। तो जितनी करंट, इसका मतलब इसको अप्रोच करती है, जितनी करंट जंक्शन पर आती है उतनी ही करंट जंक्शन से चली जाती है। कहीं भी इसका मतलब ये किस पर बेस्ड है, देखिए आपको यहां से पता चलेगा, क्योंकि करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, यानी जितनी करंट आती है कोई भी गिवन टाइम के लिए सोचे, जितनी करंट आती है उतनी ही वहां से चली जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना चार्ज आता है जंक्शन के ऊपर उतना ही चार्ज चला जाता है, यानी ना ही तो यहाँ चार्ज कहीं एक्यूमुलेट होता है और न ही चार्ज का कोई जंक्शन ऐसा है कि अपनी तरफ से इस सर्किट को दे रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना चार्ज आया उतना का उतना चार्ज चला गया। तो ये लोग किस पर बेस्ड है बताइए, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी ये जो लॉ है ये किसके ऊपर बेस्ड है, चार्ज यहाँ क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जो मैंने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करा था तो पहले वीडियो में बताया था कि चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, तो वही प्रॉपर्टी है उनमें से एक फॉलो हो रही है कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो जंक्शन के ऊपर भी वही बात फॉलो हो रही है, जितना चार्ज आता है जंक्शन के ऊपर उतना का उतना चार्ज चला जाता है। तो ये फर्स्ट लॉ है। किस तरह से आपको इसको लगाना है, बहुत ही सिंपल है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, देखिए सेकंड लॉ। तो आप इसको उतार लीजिए। अब सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, देखिए जैसे ये हम चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड था, तो हम देखेंगे सेकंड लॉ किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है। इसको क्या कहते हैं, लूप लॉ। लूप किसको बोलते हैं, क्लोज्ड पाथ को। और इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज लॉ, और यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो केवीएल इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो वो लॉ अब हमें क्या बताते हैं, देखिए तो मैं एक एग्जांपल आपको लेकर बताऊंगा कि किस तरह से दोनों लॉज को आपको लगाना है। तो इसको देखिए, इसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल से हमें सीखना पड़ेगा। क्या होता है देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग, इन ए क्लोज्ड लूप algebraic sum of all potential differences is 0। अब देखिए आप जिस तरह से उसमें हमने किसका अलजेब्राइक सम किया था, करंट का, कहां किया था, जंक्शन के ऊपर। उसी तरह से यहां क्या करेंगे हम, इसमें क्या होता है कि जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, जितनी भी वोल्टेजेस आपको मिल रही है, उन सब का अलजेब्राइक सम क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमें किसके लिए लगाना है, नाम से आपको पता चला, लूप के लिए। तो अब देखिए, देखो किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको एक सबसे सिंपलेस्ट एक सिचुएशन लेकर आपको बताता हूं। तो धीरे धीरे आप और आगे इसको करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मान लीजिए सिंपल सा एक क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है R। कितनी करंट फ्लो हो रही है यहाँ, इस रेजिस्टर के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, I। और इस करंट को फ्लो क्यों हो रही है, क्योंकि हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, V पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर रखा है। तो सिंपल सा हम सोचे, अभी इसमें कोई लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ओम्स लॉ से आप सीधा बता दोगे कि V इक्वल टू कितना होना चाहिए, IR। तो अब इसको मैंने समझाने के लिए यूज किया, देखिए अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग तरह से इसको लगाया होता है। किस रेफरेंस में मैं अलग अलग तरह से कह रहा हूं, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको लगाने के लिए ये लूप है, अब बन गया लूप क्लोज पाथ। इसमें कोई आप एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए जैसे आप ए पॉइंट यहां सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पूरे लूप के लिए लगाना है। तो ए पॉइंट से आपको चलना है और वापस आपको ए पॉइंट पर ही आना है। चलने के लिए दोनों तरीके से ही है, आप क्लॉकवाइज चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। फाइनल रिजल्ट आपको सेम मिलता है, वो यही मिलेगा आपको। मैं दोनों तरह से आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम क्लोज लूप के अंदर कैसे चले, क्लॉकवाइज चले मान लो। तो क्या नाम दे देंगे, देखिए लूप का, इन लूप क्लॉकवाइज चले ना, तो ए
BCDA इस तरह से नाम देते हैं। देखिए कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर क्या आ जाए, अपने आप सेम आ जाए, क्योंकि ए पॉइंट से स्टार्ट करते हुए क्या बता रहा है हमें, ये BCD से होते हुए वापस ए पॉइंट के ऊपर आना है। अब देखिए, देखो ऐसे चल रहा है तो सबसे पहले आप क्या कर लिया कीजिए, इधर तो आपको पोलरिटी पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इधर आप हमेशा क्या ध्यान रखिए, हालांकि इसमें तो दिख ही रहा है कि इधर पॉजिटिव बनेगा और इधर नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव से कनेक्ट है, पर आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि करंट हमेशा किधर फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। यानी यहां से यहां करंट फ्लो हो रही है ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहा होगा, ये नेगेटिव। कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस आपको दे दिया, ये कोई लूप का पार्ट दे दिया, आपको ये बोल दिया करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसा कोई दे दिया पार्ट लूप का, ये यहां करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये ऐसे होगा, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या, देखिए ऐसे करंट आपको बता दिए, दोनों बातें हैं, तो करंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आप इसके अंदर बना देंगे। कोई भी आपको कैसी भी सिचुएशन आपको दे दी, कोई ऐसे पार्ट है, आपको ये दे दिया कि करंट इसमें से फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये क्या है इसके अंदर नेगेटिव, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब क्या बताया मैंने आपको कि आपको इस लूप के अंदर चलना है, ऐसे इधर चलते जितनी भी बस वोल्टेज आएगी सबका आपको क्या करते जाना है, अलजेब्राइक सम। तो आप एक तरीका अपने दिमाग में बना लीजिए, दोनों तरह से आपको मिलता है रिफ्रेशर्स के अंदर, कि या तो आप हर बार क्या साइन ले लिया कीजिए जो इसमें एंटर करते टाइम है, यानी या जैसे यहां इसके लिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों तरीके लगाकर बता देता हूं मैं आपको। जैसे यहां एंटर करते टाइम क्या है, पॉजिटिव, यानी ये वोल्टेज, ऐसा ध्यान रखना कि वोल्टेज के अंदर वोल्टेज को ऐड करना है, ऐसा नहीं करे आप कि करंट के अंदर वोल्टेज को ऐड कर दे या रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज को ऐड कर दे। वोल्टेज कैसे बनेगी, करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि सेम डायमेंशंस हैं, उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं। तो फिर देखिए यहां से यहां चल रहे हैं, एंटर होने वाला साइन ले पॉजिटिव, अब यहां से चल रहे हैं क्या ले ले, -v, और अलजेब्राइक सम कितना होगा, 0। तो आप देखिए जब इसको सोल्व करेंगे ये चीज आएगी ना, v = IR। यदि आपने इसी में क्या यूज किया होता, इसी में आपने ये यूज किया होता कि मुझे तो एग्जिट होने के बाद वाला साइन लेना है, तो आप क्या लेते, इसको मैं कवर कर लेता हूं, क्या लेते आप, -IR, एग्जिट होने के बाद माइनस है, और यहां से एग्जिट होने के बाद क्या है, +v = 0, फिर रिजल्ट वही आएगा। तो आप कैसा भी ले, हर बार आपको अलजेब्राइक सम करना है, ऐसा नहीं लिख दे आप कभी v + I = 0, ऐसा कुछ नहीं है। वोल्टेज कैसे बनेगी, I को R से मल्टीप्लाई करने से। तो मैं क्या कर रहा हूं आपसे कि हर बार आप एक दिमाग में रखिए, या तो आपको हर बार जो आप उस एलिमेंट के लिए सोच रहे हैं, या तो जब जैसे उसको आप क्रॉस करने लगे तो जो एंटर कर रहे हैं एक तरह से वो साइन लीजिए, जैसे इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिया, और चाहे आप एग्जिट होने का, हम ये तरीका काम में लिया करेंगे जितने भी मैं आपको समझाऊंगा, कि एग्जिट होने के बाद यानी माइनस और ये प्लस, फर्क कुछ क्यों नहीं पड़ता, देखिए क्योंकि सामने तरफ तो 0 है। आप देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब पर साइन क्या आ जाएंगे, उल्टे आ जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये लिया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, सामने तो 0 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने जैसा है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कौन सी अप्रोच काम में लिया करेंगे, क्योंकि हमें क्या यूनिफॉर्मिटी के लिए ये हम ध्यान रखेंगे, हम इस चीज को हमेशा काम में लिया करेंगे। तो ये तो आपने कब किया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करते तो भी यही होता, उसको भी मैं समझा सारे नाम अभी आपको, फिर एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा तो सारा आपको क्लियर होगा। आप ऐसे चलते मान लो इस तरह से, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या नाम होता, ADCBA, सर्किट का क्या नाम देते, ADCBA। तो क्या होता, देखिए वापिस वही आप चलना स्टार्ट किया, हमें बस वही ध्यान रखना है, साइन कौन सा लेना, एग्जिट होगा -v, फिर यहां से आप इधर चल रहे हैं, क्या आएगा, +IR = 0। अगेन आप देख सकते हैं बात तो वही है। तो ये आप देखिए, देखो इसके अंदर कि हमेशा आप हमारा ध्यान इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस KVL को अप्लाई करने के लिए, उसको करंट वाले लोगों को समझाना इजी था, इसमें आप कि इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो भी ये एलिमेंट्स है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस आप क्या कर लेंगे, प्लस और माइनस लिख देंगे करंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए कि ये प्लस माइनस आपको पता चल गया, इसमें पता होते हैं। फिर आप क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे और आपको क्या करना होगा, उस पॉइंट से चलते हुए वापस उसी पॉइंट के ऊपर पहुंचना होगा। आप क्लॉकवाइज चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और हर बार क्या ध्यान रखेंगे, एग्जिट होने के बाद जो साइन रहता है उसको हम हमेशा लेते हुए चलेंगे।
तो अब एक और एग्जांपल लेकर जिसमें दोनों लॉज आ जाए मैं आपको समझा रहा हूं। उससे पहले आप एक बात और जरूर देख लेंगे 1 मार्क के लिए, और वैसे भी हमेशा समझने के लिए कि जिस तरह से फर्स्ट लॉ है किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ये किस पर बेस्ड है, ये किस पर बेस्ड है, ये इट इज बेस्ड ऑन, ये दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों है देखिए, देखो मैं आपको बताता हूं एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है। देखिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स है तभी क्या है यहां, तभी देखिए यही रीजन है इसका कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है क्लोज लूप में, यानी वहां से चले और वापस वहीं पर हम पहुंच जाएं, तो जो वर्क डन है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो आप फिर से सुन लीजिए इस बात को, क्या बताया मैंने आपको, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। चाहे हम ऐसा कहें कि कंजर्वेटिव फोर्स ने लूप में वर्क किया है वो, या क्लोज पाथ में वर्क किया है वो, या चाहे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो क्लोज पाथ में वर्क हुआ है वो, एक वर्क पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों है ना। जो आप समझ रहे हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट हम वर्क करें, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके अगेंस्ट हम वर्क करें, या जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करे, एक क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन क्या आएगा, हमेशा क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन हमेशा कितना आएगा, 0। तो वही है कि क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन हमेशा 0 आएगा। और V पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन होती है, W/Q। तो सारे जो वर्क डन है उनको जब अलजेब्राइक सम आप करोगे, या ऐसा कह दीजिए सारे जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं सबका आप अलजेब्राइक सम करोगे तो कितना आएगा, वो 0 आएगा। तो इसीलिए कि क्योंकि कंजर्वेटिव, आपने देखिए 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि जब कंजर्वेटिव फोर्स है उनके अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं हमेशा किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जो फ्रिक्शन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क कभी भी एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। तो ये सारा आप ध्यान रखेंगे कि ये जो सेकंड लॉ है एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इन दोनों लॉज को समझाने के लिए मैं कोई अपनी तरफ से कोई एक सर्किट ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, ये कितना, मान लीजिए 12 वोल्ट, ये कितना है, मान लीजिए 4 ओम। कोई अपने मन से इसे बना रहा हूं मैं, ये कितना है मान लीजिए आप 4 ओम। एक बैटरी इधर लगी है, मान लीजिए कितनी है वो 6 वोल्ट। एक मान लीजिए कितना है 6 ओम। कोई वैल्यू जैसे इस तरह से ले ली। अब मान लीजिए इससे जो करंट आ रही है वो I1 है, वो I1 करंट यहां इसमें फ्लो हो रही है, मान लीजिए यहां इसी तरह से इसमें जो करंट आ रही है I2 है, और इधर से ये I2 आ रही है इधर। अब देखिए इस बीच वाले जो ब्रांच है इसके अंदर दोनों का इफेक्ट होगा ना, इसका भी और इसका भी। तो इसमें करंट कितनी है, मान लीजिए I3। तो ये समझिए आपको क्या गिवन है, आप समझ लीजिए एक बार फिर से। आपको एक सिंपल सी ऐसी सिचुएशन गिवन है कि इस तरह से ये I1 करंट है, ये I2 करंट है और ये I3 करंट है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, I1, I2, I3 की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे, अब देखो अब सीधे सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अब न सीरीज में है न पैरेलल में है, क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम नहीं है, करंट भी इनमें सेम नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता तो हम कह देते पैरेलल कॉम्बिनेशन है, करंट सेम होती तो हम कह देते सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो दोनों में नहीं। अब इनके लिए ऐसो के लिए हमें किरचॉफ लॉ लगाने होते हैं। तो आपको अब देखिए I1, I2, I3 तीन आपके पास अननोन क्वांटिटीज हैं। तो तीन अननोन क्वांटिटीज, कितनी कम से कम इक्वेशंस इनको सोल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, तीन कम से कम इक्वेशंस आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए 7x = 14 है, एक अननोन क्वांटिटी तो एक इक्वेशन से सोल्व हो जाएगा। 2x + 3y = मान लीजिए 7 है। अब आपको कहते हैं इस एक इक्वेशन से x और y निकालिए, तो नहीं निकाल सकते। मिनिमम एक इक्वेशन तो आपको और चाहिए, अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जितने अननोन वेरिएबल्स होते हैं कम से कम उतनी इक्वेशंस आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां आप कितनी इक्वेशन किस किस तरह से ला सकते हैं। देखिए आप जंक्शन लॉ को लगा सकते हैं, वोल्टेज लगा सकते हैं, और दोनों लगाने ही है हमें। तो देखिए सबसे पहले हम देखें यहां
कि एट जंक्शन, कोई नाम दे दिया इस तरह से मैंने सर्किट को ए। तो जंक्शन लॉ में क्या बताया था कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग क्या है यहां पर I3 है और इनकमिंग क्या आ रही है, देखिए यहां करंट I1 और I2। तो कैसे भी लिख दे इसको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बनाकर कैसे भी इसको लिख दे। तो एक तो हमें इक्वेशन ये मिल गई। अब आपको दो इक्वेशंस कम से कम और चाहिए। तो आपके पास वोल्टेज लो है, उसको लगाकर आप तीन निकाल सकते हैं केवल वोल्टेज से। कैसे, एक ये लूप लेकर आप निकाल सकते हैं, एक बार ये लूप लेकर निकाल सकते हैं और एक बार ये लूप लेकर आप निकाल सकते हैं। तो हम कोई भी दो लूप ले लेंगे क्योंकि हमें एक इक्वेशन तो आ चुकी है और बाकी दो इक्वेशन आते ही हमारा काम हो जाएगा। तो उस लूप लो को लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इनके अक्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें करंट कैसे आ रही है, देखिए इस तरह से करंट आ रही है ना। तो करंट हमेशा मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए करंट ऐसे आ रही है जिसका मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें करंट कैसे जा रही है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसमें करंट कैसे आ रही है, इस तरह से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कैसे हमने जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पॉजिटिव और नेगेटिव बना लिए हैं। बैटरी है उसके अक्रॉस तो होते ही पता ही, आपको नए भी लिखा हो तो आपको लार्ज टर्मिनल स्मॉल टर्मिनल पता चल जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस है कैपेसिटी उनके अक्रॉस आप इस तरह से बना लीजिए करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। फिर हम बस वही क्या करेंगे, लूप लो को लगाएंगे। तो इन लूप क्या करेंगे, देखिए अब आप इसमें आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज चले एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इसमें क्लॉकवाइज करके बता देता हूं। तो A B C D A, इस लूप में A B C D A। अभी मैंने आपको समझाया था कि अब देखिए आप चल रहे एग्जिट होने के बाद साइन -12। अब एग्जिट होने के बाद ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं केवल आप +4 लिखकर छोड़ दें, ये वोल्टेज नहीं बनी, ये तो रेजिस्टेंस हुआ। आपको इससे करंट से मल्टीप्लाई करना होगा, अब बनाया सही। तो -12 + 4 हर बार एग्जिट होने के बाद। अब बोल जाइए कि करंट सामने से आ रही है, कैसे आ रही है, करंट के अकॉर्डिंग एक बार आप पॉजिटिव और नेगेटिव बना लीजिए। तो -12 + 4। अब इधर से चलिए, ऐसे चले ना, तो एग्जिट होने के बाद आपको क्या मिल रहा है, +4 और करंट की वैल्यू कितनी है इसमें, I3। तो ये वोल्टेज का अलजेब्राइक सम क्या होता है, 0। अब क्या कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और 4 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो I1 + I3 = 3, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो एक और इक्वेशन हमें मिल गई, एक ये इक्वेशन है हमारे पास। अब देखिए, देखो आप इसके बाद अब आपके पास मर्जी, आप चाहे इस लूप को लगाएं चाहे आप इस वाले लूप को लें। तो कोई सा मैं ये ले लेता हूं और ये ध्यान रखिए कोई भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सब नहीं इसमें क्लॉकवाइज लिया है तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा। वो आप कैसा भी ले सकते हैं, वो तो हमने देख लिया, फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे ना, माइनस से मल्टीप्लाई करने जैसा है एक तरह से। तो अब क्या आ जाएगा, देखिए इन लूप ADEFA तो ADEFA आप जब लगाएंगे तो देखिए अब इसके अंदर किस तरह से आप करें, वो ही देखिए आपको एग्जिट होने के बाद -4I3 यहां से ऐसे चला ना, इसी तरह से -6I2 इधर और +6 = 0। तो क्या आ जाएगा, देखिए आप यहां से, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा, देखिए 2I3 + 3I2 माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक तरह से, इधर जाकर कितना हो जाएगा, ये 3। तो क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया और ये सामने ले गए, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं और तीनों को सोल्व करके आप I1, I2, I3 निकाल सकते हैं। एक बात समझिए, देखो फिर से, कि आपको केवल इक्वेशंस लिखने के लिए पूछे एग्जाम में तो आप इतना करके छोड़ देंगे, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको पूछे कि राइट इक्वेशंस फॉर I1, I2 एंड I3, तो आप इतना लिखकर छोड़ दीजिए। और आपको I1, I2, I3 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब आप सब सिंपल मैथमेटिक्स लगाकर आप क्या कर लेंगे, इनको सोल्व आप कर लेंगे। तो आप कभी भी ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए आप सोल्व करते हैं और वैल्यू मान लीजिए से आ जाती है, माइनस में आ जाती है कोई वैल्यू, इसका मतलब है क्या होता है कि जो करंट की डायरेक्शन आपने मानी है, जो, या ऐसा कह दीजिए जो आपको क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन गिवन है, रियल में करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो इस माइनस आने का आंसर ये मतलब होता है। तो आप कैसे करेंगे, आप समझ गए सभी। आप ऐसा कर लीजिए, देखो यहां से
i3 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और यहां भी पुट कर दीजिए, फिर तो कर लेंगे आप। थोड़ा सा मैं और कर देता हूं, चलो। तो कितना आएगा देखिए, बाई इक्वेशंस थोड़ा आपके लिए सॉल्व करने लायक बना देता हूं, 1 and 2 कितना आएगा, i3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, i1 तो है i1 प्लस i2, ये i3 की वैल्यू यहां पुट कर दी, इजिकल टू 3। तो कितना आ जाएगा यहां से, 2i1 प्लस i2 इजिकल टू 3, आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ये i1 i2 में इक्वेशन आ गई ना। इसी तरह से i3 की वैल्यू यहां भी पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा देखिए, 2i1 प्लस i2 प्लस 3i2 इजिकल टू 3। तो कितना आ जाएगा ऐसे, 2i1 प्लस 2i2 है ना, और 3i2 कितना आ जाएगा, 5i2 इजिकल टू 3। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। तो अब देखिए, देखो आप यहां से आप देखेंगे और एक आप यहां से देखेंगे, तो ये i1 i2 में इक्वेशंस आ चुकी है ना। और आप क्या कर दीजिए, 5 में से 4 को क्या कर दीजिए, माइनस, यहां वरना आप कोफिशिएंट सेम करके माइनस करते हैं, यहां तो जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले से सेम ही है, तो अपने आप कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 4i2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0। वो बाई चांस हमने रैंडम वैल्यूज मानी थी तो वो 0 आ गया, यानी i2 की वैल्यू तो कितनी आ गई, यहां से 0 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि यहां वाली जो करंट, क्योंकि एक करंट यहां से ऐसे आती, एक इसका इफेक्ट कम है, ये जाती, तो उसने इसको कैंसिल आउट कर लिया। तो i2 की वैल्यू 0 आ गई। तो यहां से देखिए इक्वेशन 3 को काम में ले लेते हैं, कोई सी भी काम में ले लीजिए, बाई इक्वेशन 3 कितना आएगा देखिए, 2i3 प्लस 3 इंटू 0 इजिकल टू 3। तो i3 कितना आ जाएगा यहां से, 3/2 यानी 1.5 एम्पियर। तो i3 ये आ जाएगा। और i3 की वैल्यू और i2 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। i3 कितना है, 1.5, i1 कितना है हमें निकालना है, और i2 कितना है, 0। तो i1 भी कितना आ जाएगा यहां से, 1.5 एम्पियर। तो ये आप देखिए इस तरह से आप, क्योंकि i2 तो आप देखिए इसमें हमें क्या है कि वैल्यूज हमने ली, तो ठीक है, हमारे पास वैल्यू जैसे भी आई, जो भी इक्वेशन तो कैसे भी हो सकता है, तो इसका मतलब i2 तो 0 हो गई। अब i1 है वही तो i3 बन गया, क्योंकि ये तो 0 हो गया, क्योंकि इसने इसका मतलब यहां इसके इफेक्ट ने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो i1 है वही i3 हो गया एक तरह से हमारा। तो i1 और i3 सेम आ गया और i2 0 आ गया। जो भी आपकी वैल्यूज आती हैं, जैसी भी आपकी वैल्यूज आती है, रैंडम मैंने कोई वैल्यूज मानकर अपने मन से कराया था, तो हमेशा ऐसा 0 नहीं आएगा। तो वो जैसी भी वैल्यू जो आया आप लिख सकते हैं, माइनस आए तो आप उसका मतलब समझ देंगे। अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू।